नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने 3 साल पहले ही इस खतरे की चेतावनी दी थी? अगर हां तो फिर सुनसरी में इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? नेपाल के सुनसरी जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब एक नई रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार आर्म पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने वर्षों पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि तराई क्षेत्र में धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो छोटे छोटे स्थानीय विवाद बड़े सांप्रदायिक संघर्ष में बदल सकते हैं। तो क्या यह केवल एक स्थानीय विवाद था या सुरक्षा एजेंसियों की पहले से दी गई चेतावनी को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया? आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। सुनसरी हिंसा कैसे शुरू हुई, एपीएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया था और सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही, इन घटनाओं का नेपाल ने क्या सीखा और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए, क्योंकि भारत में भी जातीय और धार्मिक संघर्ष जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। कर्फ्यू और भारी सुरक्षा बल अब भी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने हालात को संभालने में देर की है और अब नेतृत्व जवाबदेही से बच रहा है। तो क्या यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता थी या जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी उन पर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं से ध्यान नहीं दिया? क्या सरकार की प्राथमिकताएं जो हैं वह अब सवाल के घेरों में हैं? और इस पूरे घटनाक्रम का नेपाल की राजनीति, सामाजिक सौहार्द और भारत नेपाल संबंध पर क्या असर पड़ सकता है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज हम सुनसरी हिंसा की पूरी पृष्ठभूमि, सरकार पर उठ रहे सवाल, विपक्ष के आरोप और आगे की संभावित राजनीतिक दिशा का तथ्यात्मक और संतुलित विश्लेषण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल एक जिले की घटना नहीं बल्कि नेपाल की आंतरिक राजनीति और सामाजिक स्थिरता की बहुत बड़ी परीक्षा बन चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है नेपाल में बवाल, प्रधानमंत्री पर उठे बड़े सवाल। काठमांडू पोस्ट के 2 कटिंग्स को हम लेते हैं। पहला है पीएम होम मिनिस्टर अंडर फायर फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम वायलेंस हिट सुनसरी। दूसरा है एपीएफ फ्लैग ग्रोइंग कम्युनल डिवाइड ईयर्स बिफोर सुनसरी अनरेस्ट। तो चलिए नेपाल में बवाल और पीएम पर उठे सवाल से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सुनसरी के देवानगंज में हुआ क्या था। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में सांप्रदायिक तनाव अचानक हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए। कई घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। हिंसा के दौरान कई घरों और दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने पड़े और कई परिवार अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर चला गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक का कर्फ्यू लागू कर रखा है। नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई है ताकि किसी भी नई हिंसा को रोका जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई है, लेकिन इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है और लोगों के मन में डर है कि कहीं असुरक्षा का माहौल फिर से ना हो जाए। और यही कारण है कि अब मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सरकार की संकट प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अब हमें यह समझना है कि यह विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। साथियों, हिंसा के बाद जो सबसे बड़ा विवाद केवल कानून व्यवस्था को लेकर नहीं बल्कि सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल जो है वो खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंसा के 3 दिन बाद भी प्रधानमंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और इसी तरह गृह मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। सरकार की ओर से शांति बनाए रखने और प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने संबंधी बयान सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्थानीय नागरिकों और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन संदेश देना पर्याप्त नहीं। उनका तर्क है कि जब किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा हो, लोगों की जान जाए, घर और दुकानें जल जाएं, शीर्ष नेतृत्व की शारीरिक उपस्थिति जनता में भरोसा पैदा करती है, प्रशासन को भी स्पष्ट संदेश देती है कि सरकार पूरी गंभीरता से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे समय में शीर्ष नेतृत्व को जनता के बीच होना चाहिए और यही कारण है कि अब यह मुद्दा केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया। यह नेतृत्व, जवाबदेही और राजनीतिक संवेदनशीलता का विषय भी बन चुका है। हालांकि सरकार का पक्ष यह है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है,
लेकिन विपक्ष का कहना है कि संकट के इस घड़ी में केवल प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की प्रत्यक्ष मौजूदगी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी वजह से सरकार की राजनीतिक आलोचना लगातार तेज हो रही है। तो कर्फ्यू में कैद है नेपाल, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, देश में इसी को लेकर गुस्सा है, सरकार घिर गई है, विपक्ष सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर रही है। साथियों, विपक्ष ने सवाल उठाया है पूरे घटनाक्रम पे और नेपाल के राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने हिंसा की निंदा की, लेकिन असली बहस इस बात से शुरू हुई है कि सरकार ने संकट को किस तरह से संभाला है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को भूमिका को लेकर विपक्ष सीधे ये कह रहा है कि केवल बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। जब समाज में तनाव बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री को अलग अलग राजनीतिक दलों, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर नेतृत्व दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ एक दूसरे विपक्ष के नेता ने कहा है कि यह नेतृत्व की परीक्षा है और संकट के समय सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है लोगों में विश्वास को पैदा करना और इसी मोर्चा पे सरकार जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार कमल दहल प्रचंड ने भी सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था की घटना ना माने बल्कि सामाजिक सद्भाव के नजरिए से भी देखे। उनका कहना है कि सरकार को ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष के और भी अगर लोगों की बात करें तो सीधा कुल मिलाकर यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसी कारणवश अगर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम गृह मंत्री को प्रभावित क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में संवाद कई बार पुलिस कार्रवाई से अधिक प्रभावी साबित होते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना होता है, लोकतंत्र में यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता पहले हिंसा को रोकना है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, हालात को सामान्य बनाना है। यानी असली बहस ये नहीं कि हिंसा गलत थी या सही, हिंसा तो हर साल गलत है। बहस इस बात की है कि क्या संकट के समय केवल प्रशासनिक कार्यवाही पर्याप्त होती है या राजनीतिक नेतृत्व के प्रत्यक्ष मौजूदगी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और यहीं से सवाल आज नेपाल के राजनीतिक केंद्र में जो है वो दिखाई दे रहा है। साथियों, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भी अपना कुछ ना कुछ पक्ष रख रही है। सरकार की अगर हम बात सुने तो सरकार की जब बात को हम सुन रहे हैं और केवल हम विपक्ष की बातों से चल रहे हैं और बिना सरकार की बातें सुने अगर हम पूरी कहानी को समझे तो कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। और इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इस पूरे मामले पे क्या कह रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कहा यह गया है कि भले ही प्रधानमंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्र में नहीं गए हैं लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। उन्होंने नेपाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से लगातार विस्तृत जानकारी ली है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है और सरकार ने 3 बातों पर ध्यान दिया है। पहले, स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए। दूसरा, लोगों के जान माल की हर कीमत पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और तीसरा, जो भी लोग सांप्रदायिक तनाव भड़काने या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी तरह गृह मंत्रालय ने भी जो है वह कहा है कि वो लगातार स्थिति पर निगरानी है। स्थानीय प्रशासन, नेपाल पुलिस, आम पुलिस फोर्स के साथ नियमित संपर्क में है। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं ताकि हिंसा दोबारा ना भड़क सके। यानी सरकार का तर्क यह है कि संकट का समाधान केवल दौरा करने से नहीं बल्कि प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही से होता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि क्या संकट के समय पर्दे के पीछे से निर्देश देना पर्याप्त है या जनता के बीच जाकर भरोसा दिलाना भी उतना ही आवश्यक होता है। और यहीं से वो सवाल है जिस पर आज नेपाल की राजनीतिक बहस सबसे ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रही है। साथियों, अब सवाल यह है कि हिंसा के बाद सरकार ने आगे क्या कदम बढ़ाया। साथियों, सरकार का कहना यह है कि केवल हालात पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह पता लगाना भी जरूरी है कि हिंसा कैसे भड़की और इसके पीछे कौन लोग हैं। और इसी उद्देश्य से जांच समिति का दायरा बढ़ाया गया है और जांच को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए फॉरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण जो विशेषज्ञ हैं उनको भी शामिल किया गया और इसका मकसद ये है कि घटना स्थल से मिले सबूतों की तकनीकी विश्लेषण किया जाए और दोषियों की पहचान तथ्यों के आधार पर किया जाए। दूसरी ओर कोशी प्रांत सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि मृतक के परिवार को 2 लाख नेपाली रुपए और आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों और आगजनी से प्रभावित परिवारों को 50,000 नेपाली रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया ताकि वो अपनी तत्काल जरूरतों का पूरा जो है वो समय पर कर सके। हालांकि एक बात समझना बहुत जरूरी है कि राहत और मुआवजा जरूरी होते हैं लेकिन वो किसी परिवार के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। असली चुनौती यह है कि निष्पक्ष जांच हो,
दोषियों पर कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यानी अब नेपाल सरकार के सामने केवल कानून व्यवस्था बहाल करने की नहीं, बल्कि न्याय और लोगों का विश्वास दोबारा स्थापित करने की बड़ी जिम्मेदारी। साथियों, अब थोड़ा सा अगर हम राजनीतिक सवालों की तरफ लेकर इस चर्चा को चले, तब पूरी घटना के में अगर राजनीतिक से थोड़ा ऊपर उठकर हम समझें, तो हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं है कि प्रधानमंत्री गए या नहीं गए। असली मुद्दा इससे भी बड़ा है। पहला सवाल कि जब किसी देश में सांप्रदायिक हिंसा जैसी गंभीर घटनाएं होती हैं, तो क्या सिर्फ नेतृत्व पर को जो है वो मौके पर जाना सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक होता है, या उससे लोगों का भरोसा मजबूत होता है? साथियों, दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में हम देखते हैं कि बड़े संकट के समय नेता प्रभावित लोगों के बीच पहुंचते हैं। इससे प्रशासनिक फैसले भले ना बदले, लेकिन जनता में संदेश मिलता है कि सरकार उनके साथ है। दूसरा, क्या नेपाल के स्थानीय, प्रांतीय और संघीय सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है? साथियों, नेपाल एक संघीय लोकतंत्र है, और ऐसे में किसी बड़े संकट से निपटने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई काफी नहीं होती। स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय सरकार और केंद्र, तीनों के बीच में तेज और प्रभावी तालमेल भी उतना ज्यादा जरूरी है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस सांप्रदायिक तनाव को शुरुआत में ही रोका जा सकता है? साथियों, अगर हम शुरुआती संकेत पर प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व ने अगर तेजी से काम किया होता, तो संवाद स्थापित किया होता, अफवाहों पर समय पर नियंत्रण किया होता, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। और यही पहलू अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह मामला केवल एक हिंसक घटना का नहीं, यह नेपाल की संकट प्रबंधन क्षमता, प्रशासनिक समन्वय और राजनीतिक नेतृत्व तीनों की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट क्या कहती है, दोषियों पर कैसे कार्यवाही होती है, सरकार इस घटना से क्या सीख लेती है, इसी से तय होगा कि यह घटना केवल एक दुखद अध्याय बनकर रह जाएगा या भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण सबक छोड़कर जाएगा। साथियों, भारत क्योंकि नेपाल का पड़ोसी देश है, और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारी सामाजिक या सांस्कृतिक जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो भारत को भी इससे बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। भारत और नेपाल दोनों बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुभाषी लोकतांत्रिक देश है। ऐसे समाजों में सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता होती है। लेकिन यदि किसी कारण से सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो उसे संभालने के लिए केवल पुलिस पर बल पर्याप्त नहीं होता है, मजबूत और संवेदनशील शासन की भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसे हम 5 रूप से सीख सकते हैं। सबसे पहला, समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप हो। दूसरा, निष्पक्ष और तेज जांच हो। तीसरा, अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण हो। चौथा, सभी समुदायों से लगातार संवाद हो। और पांचवा, राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय भूमिका निभाए। और यही कारण है कि सुनसरी की यह घटना केवल नेपाल के स्थानीय खबर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए याद दिलाने वाली घटना है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कानून, प्रशासन, संवाद, संवेदनशील नेतृत्व, चारों का साथ साथ चलना आवश्यक है। लेकिन साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर मुझे इस चर्चा को करते हुए अपनी बातों को कंप्लीट करना चाहिए, वो ये है कि नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स ने लगभग 3 वर्ष पहले सरकार को एक गोपनीय सुरक्षा आकलन सौंपा था। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि तराई के क्षेत्र में के कुछ इलाकों में धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यदि स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले छोटे विवादों को समय रहते संवाद या प्रशासनिक हस्तक्षेप से नहीं सुलझाया गया, तो भविष्य में बड़े सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय, नियमित संवाद और समय पर कार्यवाही की भी सिफारिश की गई। अब सुनसरी के हालिया हिंसा के बाद यह रिपोर्ट फिर से चर्चा में है। कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि इन चेतावनियों पर अपेक्षित स्तर पर अमल नहीं हो पाया। हालांकि यह कहना कि यदि इन सुझावों पर पूरी तरह से अमल होता, तो हिंसा निश्चित रूप से टल जाती, ऐसा निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता है। इसका जवाब केवल जांच और उपलब्ध तथ्यों से ही मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि सांप्रदायिक तनाव अचानक पैदा नहीं होते, अक्सर इसके संकेत पहले दिखाई देते हैं। यदि इन शुरुआती संकेतों पर समय रहते संवाद, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक सहयोग के माध्यम से काम किया जाता, तो बड़े संकट की संभावना कम की जा सकती। तो अंततः साथियों, हम यही कह सकते हैं कि सुनसरी की हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था की घटना नहीं रह गई है। यह नेपाल के शासन व्यवस्था, संकट प्रबंधन, राजनीतिक नेतृत्व तीनों की एक बड़ी परीक्षा जो है वो बन चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में जांच क्या निष्कर्ष निकालता है, दोषियों के खिलाफ कितना निष्पक्ष कार्रवाई होता है और प्रभावित लोगों का विश्वास किस हद तक बहाल होता है। यही बातें तय करेंगी कि मामला केवल एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा या नेपाल के शासन व्यवस्था के सुधार का अवसर भी बनेगा। साथियों, आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या संकट के समय सिर्फ नेतृत्व का घटना स्थल पर जाना आवश्यक है, या प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही पर्याप्त है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और कैसा लगा यह विश्लेषण ये जरूर बताइए।
कि अब आगे क्या होगा, नेपाल अगला कदम क्या उठाएगा। जो भी आपके विचार है वो आप कमेंट में दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।